सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जेनेटिक्स टॉपिक जो है वो शुरू किया था हम लोगों ने, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि मेंडल साहब ने जो दुनिया वालों को बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफरिंग होता है, जिसको हम लोग हेरिडिटी कैरेक्टर या पेरेंटल कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं, अनुवांशिक गुण। तो एक्चुअल वो किस तरीके से उन्होंने बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी बात कर रहे हैं, हम लोग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा होता था, क्यों मान लें हम, ठीक है। ये तो फैक्चुअल की बात होती है, यहाँ पे एविडेंस के बारे में बात होती है। तो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधा पे, ऑन द बेसिस ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था, जिसके आधार पर मेंडल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों को बता दिया कि द पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और ये भी उन्होंने कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप का जो गुण होता है एक जनरेशन से जस्ट दूसरे जनरेशन में जाता है। ये भी उन्होंने कहा था कि कुछ गैप करके दूसरे अदर जनरेशन, मतलब दूसरा जनरेशन, तीसरा, चौथा जनरेशन में भी कुछ ट्रांसफर होता है। हाँ, वो अलग चीज है बच्चों की। ये भी उन्होंने हिडन फॉर्म में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के बारे में, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी, उन्होंने ये भी बताया था। जैसे में आप लोग अक्सर देखते होंगे ना बच्चों कि लोग, कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं अपने दादा पे गया है, तो दादा थोड़े पैदा किया है, पैदा तो उसका बाप किया है। लेकिन सवाल यह है कि अब लोग बोलते हैं कि नहीं, दादा पे गया है, परदादा पे गया है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि उसके दादा का कैरेक्टर उस बच्चे के फादर में आया था, लेकिन छुपा हुआ था, हिडन फॉर्म में था वो। उसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव ट्रैट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन वही चीज बच्चों, मान लीजिए पोता में जाने के बाद वो जो छुपा हुआ था उसके फादर में, पोता में जाने के बाद वो शो हो गया, तो शो हो गया, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट्स हम लोग उसको बोलते हैं, हावी हो जाना या प्रभावी होना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेंडल्स कैसे, हाँ, एक और बात बच्चों दिमाग में रखिएगा, सवाल एक ये भी आता है कि व्हाई मेंडल्स चूज द गार्डन पी प्लांट्स, कि मेंडल साहब ने गार्डन पी प्लांट्स को ही चूज क्यों किया? दुनिया में तो एक से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं, अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं, कि इंसान पे एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता पता है आप लोगों को? कोई बच्चा आज पैदा होता, बच्चा मतलब मेल और फीमेल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि उसको 18, 19 साल, 20 साल, जिस उम्र में जो लीगलाइज कंडीशन है शादी ब्याह करने का, अब उसके बाद शादी ब्याह के बाद फिर रिप्रोडक्शन होता, मतलब 20 साल समझ लीजिए। उसके बाद उसका बच्चा पैदा होता, फिर वो रिप्रोडक्शन के लायक होता, फिर 20 साल बाद तो पता चला कि 1 से 2 जनरेशन पे ही एक्सपेरिमेंट अपना किए, तब तक खुद चल बसे, खुद नहीं रहे दुनिया में। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि हम लोगों को कम से कम टाइम्स ऑफ पीरियड में ज्यादा से ज्यादा जनरेशन के बारे में स्टडी करना। तो देखा गया कि मटर का पौधा तो बड़ा, उसका लाइफ स्पेन कम है, उसका जीवन अवधि कम है। हम 1 साल के अंदर में 1 से ज्यादा जनरेशन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तब इसीलिए एक ये कारण था। दूसरा, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मटर के पौधा में बड़ा क्लियर फूल दिख रहा है, फूल का कलर दिख रहा है, उसका जो सीड है, सीड का कलर दिख रहा है, सीड का शेप दिख रहा है क्लियर। इसके बाद सीड क्या बोलते हैं, उसका जो पोड होता है बच्चों, जो फली होता है उसका लंबा सा, जो हम लोग मार्केट से खरीद लाते हैं, उसमें से दाना निकालते हैं, उसको पोड बोलते हैं। तो फिर देखा गया कि हाँ, कोई कॉन्स्ट्रिक्टेड चिपटा हुआ कोई पोड है, कोई फूला हुआ है। फिर फ्लावर को देखा गया कि फ्लावर जो है कोई व्हाइट कलर का है, कोई बैगनी कलर का है। फिर देखा गया कि उस फ्लावर का जो पोजीशन है, कहाँ कहाँ फ्लावर वो मतलब खिला है वो, तो देखा गया कि कुछ टर्मिनल कंडीशंस में है, कोई एक्सियल कंडीशंस में है। तो दिस ऑल आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट। तो ये सवाल पूछता है कि मेंडल्स ने गार्डन पी प्लांट्स को चूज क्यों किया? तो ये सारा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ये सब पॉइंट है, ये सब कारण है जिसकी वजह से मेंडल्स ने गार्डन पी प्लांट्स एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो ये सारे टॉपिक पे हम लोग बच्चों बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं मेंडल्स का योगदान। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल्स इन जेनेटिक्स? तो क्या है बच्चों, मेंडल्स के योगदान के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, कौन वो जो मैं बातें बताया हूं आप लोगों को, वो सारी बातें यहाँ पे है। देखो तो क्या है, कहता है कि मेंडल्स का योगदान में, मेंडल्स ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडल साहब ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो कुछ नियम बताया था उन्होंने, उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस है।
ठीक है, प्रभाव क्या उसको नियम बोलते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसके बाद और भी है आगे जेनेटिक्स के अंदर और भी बच्चों हम लोग बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, ठीक है, ये सब अलग अलग नियम है। तो इसमें हम लोग क्या किया था मेंडल्स ने, तो कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। कह रहा है कि मेंडल्स को अनुवांशिकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरीका से है। अनुवांशिकी का जो जनक है कौन है, उसको लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखिएगा लोग, फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकी का बच्चों इनको क्या बोलता है, यही उसके क्या बोलते हैं, फाउंडर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, फाउंडर। तो इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स होता है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट का सब अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा मेंडल साहब को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हो गया, हाँ, मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासीय लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो क्लियरली विजिबल था, जो इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। तो वो कौन कौन सा था बच्चों, देखो वही सारी चीजें हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इस तरीके से, सॉरी इसको आप क्रॉस कीजिए, ये तो दिया ही है सारे देखिए ये क्या हो गया, यही है बच्चों 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वैसे चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग जो बुक में है वो तो आप लोग देखेंगे ही, साथ में थोड़ा सा इस पे भी आप लोग फोकस कीजिए। यहां पे देखिए हम लोग बात करते हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा है भाई 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट का। तो देखिए अब उसमें हम लोग सबके बारे में अगर मैं नाम लिखूं उसका, तो क्लियरली आप लोग यहां पे देख सकते हैं। एक में हम लोग बच्चों लेंगे, पहला कैरेक्टर हो गया आपका टॉलनेस ऑफ प्लांट, टॉलनेस ऑफ प्लांट। दूसरा कैरेक्टर है बच्चों शेप ऑफ सीड। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। चौथा कैरेक्टर ले लीजिए शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। पांचवा कैरेक्टर ले लीजिए कलर ऑफ पोड। छठा कैरेक्टर ले लीजिए बच्चों कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। एंड 7 जो है बच्चों वह है पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। लेकिन बच्चों यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपकी किताबों में एक जगह होगा कैरेक्टर और ट्रेड्स, ये दोनों दो चीजें हैं। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग देवों के दिमाग में रहता है कि दोनों एक ही चीज है, कह सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट एक्चुअल में इस दोनों का मतलब समझिए कि ट्रेट का मतलब भी होता है विशेषता ही होता है, कैरेक्टर का मतलब भी विशेषता होता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कैरेक्टर के अंदर ट्रेट्स आता है। तो कैरेक्टर क्या होता है थोड़ा समझिए और ट्रेट क्या होता है यहां पे समझ लीजिए। एक्चुअल में ये जो 7 को इधर जो नाम दिया हुआ है ना बच्चों, जो मैं नाम लिखा हूं यहाँ पे, यही दिस वन, यही है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये हो गया कैरेक्टर और इसके अंदर होता है ट्रेट्स। जैसे में अगर मैं पहला लिखा हूं टॉलनेस ऑफ प्लांट, मतलब मटर के पौधे का टॉलनेस के बारे में, उसके हाइट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप लोग हाइट ऑफ प्लांट भी लिख सकते हैं, टॉलनेस लिखिए या हाइट ऑफ प्लांट लिखिए बच्चों, ठीक है। तो इसका ट्रेट्स क्या है, तो 2 ट्रेट्स है इसका, क्या क्या, या तो वो टॉल होगा नहीं तो वो ड्वार्फ होगा, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ। दूसरी बात बच्चों, तो ये टॉल और ड्वार्फ मतलब लंबा और बौना, दिस इज द ट्रेट्स, दिस इज द ट्रेट्स। लेकिन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लांट्स के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द कैरेक्टर। तो इसलिए टॉलनेस ऑफ प्लांट जो हो गया बच्चों, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट्स। इन ड्वार्फनेस एंड टॉलनेस मतलब लंबाई और बौनापन, दिस बोथ आर द ट्रेट्स ऑफ द
हाइट ऑफ द प्लांट्स। ओके, दूसरा शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड का मतलब क्या होता है? अब सीड जो होता है बच्चों, मटर का दाना, वो गोल है कि चिपटा हुआ है, झुर्रीदार है, उसको बोलते हैं राउंड है कि व्रिंकल है। तो बच्चों देखिए, तो शेप ऑफ सीड जो हुआ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द कैरेक्टर। और राउंड और व्रिंकल जो हुआ वो क्या होगा? अब क्योंकि मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आगे तो एक्सप्लेन करूंगा, सब मैं इसको मैं लिख के बताऊंगा। तो शेप ऑफ सीड राउंड है कि व्रिंकल है। कलर ऑफ सीड बच्चों वो येलो है कि ग्रीन है। इसके बाद हम लोग शेप ऑफ पोड, पोड कैसा है? फूला हुआ है, फुल्ली है, या उस कॉन्स्ट्रिक्टेड है, चपटा हुआ है। कलर ऑफ पोड, पोड का कलर कैसा है? ग्रीन है कि येलो है। कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा है? व्हाइट है या वायलेट है, बैंगनी कलर का है या उजला सफेद है। पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का पोजीशन उस प्लांट्स पे कैसा है? एक्सियल कंडीशंस में है कि टर्मिनल कंडीशंस में है। तो ये बच्चों याद रखना इसको, इसी चीज को इस किताब में जो हिंदी में लिखा हुआ है आप लोग समझिए। बीज का आकार, तो बीज का आकार का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इसको? तो जाहिर सी बात है आप लोग कहेंगे कि सर इसको हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ सीड। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको हम लोग शेप ऑफ सीड बोलेंगे। शेप ऑफ सीड हो गया। कैसा है भाई? तो ये राउंड है। ये कैसा है? ये गोल मतलब राउंड, और झुर्रीदार का मतलब होता है बच्चों व्रिंकल। कैसा है? व्रिंकल है। तो दो कैरेक्टर हो गया बच्चों, एक कैरेक्टर हो गया और दो इसका ट्रेट हो गया। तो बीज का आकार हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे बीज का रंग। बीज का रंग कैसा है? मतलब कलर ऑफ सीड, सीड्स का कलर कैसा है? तो हम लोग इसको बोल लिखते हैं बच्चों कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड कैसा है भाई? तो या तो येलो होगा और नहीं तो ग्रीन होगा। तो येलो और ग्रीन ये ट्रेड्स इसका हो गया बच्चों, ये इसका दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा में क्या है? फूल का रंग, मतलब हम लोग लिखते हैं बच्चों कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर तो कैसा है भाई? तो ये वायलेट है, बैंगनी है, या फिर व्हाइट है, या सफेद है। फिर अगला कैरेक्टर्स क्या कह रहा है बच्चों? चलिए इसको मैं आगे कर रहा हूं, इसको सब मिट जाएगा, सब हटाना पड़ेगा। तो ये आप लोग समझ गए ना? एक बीज का आकार शेप ऑफ सीड हो गया, या तो राउंड होगा बच्चों, राउंड का मतलब गोल होगा, और नहीं तो वही देख रहे हैं आप लोग वो चिपटा हुआ है, झुर्रीदार, उसको हम लोग बोलते हैं व्रिंकल। बीज का कलर, बीज का रंग जो हम लोग देखे बच्चों कैसा है? बीज का रंग येलो भी हो सकता है और ग्रीन का भी एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद फूल का रंग हम लोग देखे कि वायलेट बैंगनी कलर का है कि सफेद कलर का है। चलिए इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फूल का रंग के बाद बच्चों क्या है कैरेक्टर? अब देखिए उसके बाद कैरेक्टर है आप लोग यहां पे देख रहे हैं। अच्छा हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब है यहां पे देख रहे हैं फली का आकार। पता है फली का आकार का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब फली का आकार, उसको हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ पोड। शेप ऑफ पोड। अरे मार्केट से हम लोग यही ना खरीद के लाते हैं, या खेतों में हम लोग जाते हैं तोड़ने के लिए, तो यही ना फली होता है, ठीक है। अब इसके अंदर से हम लोग दाना निकालते हैं मटर का, तो इसको बोलते हैं हम लोग फली। इसका क्या बोलते हैं? फली का आकार, मतलब पोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पोड। अब ये कैसा है? फूले हुआ, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली, या फुलनेस भी कह सकते हैं। और सिकुड़ा हुआ, अगर सिकुड़ा हुआ उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कैसा है भाई? तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो जाहिर सी बात है अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तो क्या उसमें गोल राउंड दाना निकलेगा? कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों तरीके का पोड हो सकता है। अगर फूला हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसका सीड्स दाना अच्छा होगा, पुष्ट होगा, और अगर नहीं तो सिकुड़ा हुआ होगा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड उसको हम लोग बोलेंगे। चलिए ये कैरेक्टर हो गया। अब अगला कैरेक्टर क्या है? अगला कैरेक्टर है बच्चों ये दिस वन। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो अब क्या है? फली का रंग। तो ये फली का रंग क्या है भाई? चलिए तो आप नीचे आ जाइए इधर। दिस वन फली का रंग, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कलर ऑफ पोड। तो पोड का कलर क्या है भाई? तो पोड का कलर बच्चों ग्रीन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? या फिर येलो भी हो सकता है। देखिए कितना शानदार इस किताब में दिया हुआ है, कलर दिखा दिया है। अगर येलो सीड्स है तो येलो दिया हुआ था पहले, यहाँ पे येलो पोड है तो येलो कलर से बच्चों पोड का फिगर बना दिया है। ग्रीन पोड है तो ग्रीन का हरा से बना दिया है वो, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा कैरेक्टर। छठा कैरेक्टर है पुष्प की स्थिति। कि पुष्प का स्थिति जो है बच्चों कैसा है, वो कहां पे है? वो एक्सियल कंडीशंस में है या फिर
टर्मिनल कंडीशंस में है। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, देखिए अक्षीय है या फिर बच्चों वहां पे अंत में है टर्मिनल पे, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसा है भाई, तो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। ये दो कैरेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है बच्चों, दिस वन, पुष्प की स्थिति कैसी है। पुष्प का ये थोड़ा सा गलत है बच्चों, यहाँ पे ये पुष्प की स्थिति तो ठीक है, फूल का स्थिति ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होता है। तो यहाँ पे पुष्प की स्थिति समझिएगा, उसको पोजीशन ऑफ फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ फ्लावर। लेकिन ये जो है ना, एक्चुअल में ये पुष्प की स्थिति नहीं होगा, ये होगा बच्चों हाइट ऑफ प्लांट। पौधों का साइज हम लोग प्लांट भी कह सकते हैं या हाइट ऑफ प्लांट भी हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों इसके बारे में दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसको हम लोग सुधार कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चों, हाइट ऑफ प्लांट। पौधे का हाइट कैसा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर लंबा होगा तो टॉल हो जाएगा, बौना हो जाएगा बच्चों, तो वो कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। या ड्वार्फ को बच्चों कहीं कहीं पे किसी किताब में आप लोग लिखते होंगे शॉर्ट, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, यही 7 वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंडल साहब का, जिसके आधार पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों को दिखा दिया था कि ये रहा एविडेंसेस, ये रहा प्रूफ, कि देख लीजिए लोग, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हूं, इस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि एक से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। लेकिन अब बच्चों सवाल यह है कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कैसे था। तो चलिए हम लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं है। किस तरीके से बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक तरफ टॉल प्लांट उन्होंने लिया, दूसरी तरफ बच्चों ड्वार्फ प्लांट लिया, इसका गैमेट्स निकालने के बाद बच्चों अलग अलग गैमेट्स अलग अलग हो जाता है ना। फिर बच्चों उन्होंने क्रॉस जब कराया, तो क्रॉस कराने के बाद जब दोनों में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। किस तरीके से देखेंगे कि F1 जनरेशन में, किसमें, F1 जनरेशन में सारा का सारा टॉल प्लांट उनको दिखाई दिया। अब उनको लगा सर में दर्द होने, सर चकराने की, क्या हुआ भाई, एक तरफ हम टॉल प्लांट लिए थे, एक तरफ टॉल प्लांट लिए थे, दूसरी तरफ हम शॉर्ट प्लांट लिए थे, ड्वार्फ प्लांट लिए थे। उस दोनों को हम क्रॉस पॉलिनेशन कराए थे। क्रॉस कराने के बाद जो सीड्स हासिल हुआ, उस सीड को जमीन के अंदर बच्चों जब लगाए, तो लगाने के बाद देखिए उससे जो सीड्स आया, उस सीड्स को लगाया सेकेंड जनरेशन के लिए, तो देखा कि कुछ और रिजल्ट आ गया बच्चों। तो सवाल यहाँ पे ये आया कि एक तरफ टॉल है, दूसरी तरफ ड्वार्फ है, तो पहला जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, सारा का सारा टॉल मिला। तो ये देखे क्या रे, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया फीचर्स, वो ड्वार्फनेस वाला, शॉर्टनेस वाला का। अच्छा एक काम करते हैं, दूसरा जनरेशन इसका करके देखते हैं। तो उससे क्या किया कि जो पहला में जो बच्चों मिला था, अब उसको क्या किया कि फिर जमीन के अंदर लगाए, जो सीड्स है, फिर उसको सेकेंड जनरेशन के लिए उसको ग्रो कराए। ग्रो कराने के बाद जो बड़ा बड़ा जब प्लांट्स हुआ, तो फिर उसके बाद वही क्रॉस पॉलिनेशन जब हुआ, तो अब क्या हुआ बच्चों, इस F2 जनरेशन के अंदर जब देखा गया इस तरीका से, तो जब ये क्रॉस कराया गया तो देखा ये गया कि क्या है भाई, कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे स्मॉल टी। अभी मैं ये रफली बता रहा हूँ, भी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अब ये देखा उन्होंने, तो देखा क्या रे, ये तीन क्या है, देखा कि ये 3 गो टॉल प्लांट है, ये 3 मतलब 75% टॉल प्लांट और 25% शॉर्ट प्लांट। अब इनका दिमाग में ये बात आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। शुरुआती में हम ड्वार्फ लिए थे, तो यहाँ पे ड्वार्फ एक को नहीं आया था पहला जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में जब आकर ड्वार्फ गया, तब उन्होंने कहा कि क्या है भाई, कि यहाँ से किस तरीके से ये ट्रांसफर होकर जंप मार के आया है, सेकेंड जनरेशन में कैरेक्टर कैसे आया है। तब यहाँ से उन्होंने दिया था क्या कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो पहला जनरेशन में हिडन फॉर्म में था, रिसेसिव फॉर्म में था बच्चों, छुपा हुआ ये कैरेक्टर था, लेकिन बाद में जब दूसरा जनरेशन में गया तो वो शो हो गया, हावी हो गया। बच्चों इसको कुछ इस तरीका से समझो, चलो मैं दिखाता हूँ अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि मेरे हाथ में क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मेरे हाथ में 2 किताब है, एक किताब ये है और दूसरा किताब ये है।
मैं अगर इस तरीके से दोनों को मैं साथ में रखूं, तो अगर मैं पूछूं कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि आपके हाथ में एक किताब है, एक बड़ी सी बुक है, ठीक है। लेकिन दूसरा भी इसके अंदर है, लेकिन क्या है, वो हाइड है, छुपा हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए हम डाल देते हैं, ठीक है। तो क्यों आप लोग कह रहे हैं कि हाँ आपके पास एक किताब है, ये दिस वन ब्लू कलर का आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पास है? तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग? इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो साइज है बच्चों, किताब का जो साइज है, ये डोमिनेंट है किस पर? अंदर वाला किताब पे, छोटा वाला किताब पे डोमिनेंट है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में ना, हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ना, तो ये भी तो आप लोगों को मैं बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विभिन्नताएं तो बच्चों उसके अंदर होगी, क्योंकि सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। वन गैमेट्स कम्स फ्रॉम द मेल, सेकेंड गैमेट्स कम्स फ्रॉम द फीमेल, वह दोनों बच्चों आपस में मिलते हैं, फिर आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, नर और मादा युग्मक अलग अलग से होते हैं ना, तो इसके अंदर वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो पता है बच्चों। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये इसके अंदर 7 है, लेकिन अगर कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गया, तब तो बच्चों ये घिसक जाएगा, कुछ ना कुछ कारण से ये हटेगा, तब तो इसका कैरेक्टर शो हो जाएगा। तो जो चीज छुपा हुआ रहता है कैरेक्टर, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हिडन फॉर्म में रहेगा, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए वो छूट भी सकता है। तो अब बच्चों देखिए, ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग बात करेंगे, एक बात बताइए, आप लोग जो अपने दादा से, दादी से, जो एजेड लोग जो होंगे उनसे आप लोग बात करेंगे, तो पता है पहले के जमाने में, अब तो खैर वैसा नहीं है, पहले के जमाने में जब शादी ब्याह करने के लिए लोग जाते थे गांव देहात में कहीं देखने के लिए लड़का को या लड़की को, तो उसके खानदान के बारे में, उसके पूर्वज के बारे में, जनरेशंस के बारे में लोग पता लगाते थे कि उसके खानदान में कोई किसी को कुष्ठ रोग वगैरह, या कोई लेप्रोसी उसको बोलते हैं, या कोई स्किन डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं था किसी के उसके खानदान में, परदादा को या दादा को, सब किसी को। तो लोग क्यों पता लगाते थे? क्योंकि उन लोगों को पता था, भले जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन इतना दिमाग में उन लोगों का बच्चों ये था बात कि कैरेक्टर जो कुछ ऐसा होता है ना, कि जो जेनेटिकली माँ बाप का जो बीमारियां होती है, वो उसके बच्चों में, उसके अगले जनरेशन से, पोता पोती में सब जाता है, वो इतना बातें दिमाग में थी, ठीक है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज के दौर में कौन ये सब करता है? बहुत सारा जेनेटिक करेक्शन भी हो रहा है, जो बीमारियां अगर होती है उसका हम लोग इलाज भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से बच्चों हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को देखिए आगे किया होगा, मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है। हाँ, यहां पे एक चीज है कि अब यहां पे बच्चों क्या लिखा है, चलिए अब नीचे आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे, जो चित्र में दिया हुआ, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के जो विपर्यास विशेषकों के 7 जोड़े, वो जो 7 जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ था, इसके बारे में मैं बता ही दिया आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए। अब कहते हैं मेंडल्स द्वारा मटर के पौधे का चयन, मेंडल्स ने मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया? व्हाई मेंडल्स चूज द गार्डन पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट? तो देखिए कौन कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैं बता रहा था कि बड़ा आसानी से, एक तो कम उसका लाइफ स्पेन कम होता है, कम समय उसका ड्यूरेशन होता है। दूसरा चीज, इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आसानी से उसका लक्षण दिखने वाला होता है। बाइसेक्सुअल उसका फ्लावर होता है, मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंग एक ही फ्लावर के अंदर होता है, आसानी से हैंडलिंग वाला होता है, और एक जनरेशन में एक दाना से बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट, उसका जो सीड्स होते हैं हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या कहता है, देखिए मेंडल्स के मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया गया है। बच्चों याद रखिएगा, मेंडल्स के जो मटर का जो चयन किया था निम्नलिखित गुणों के आधार पर। कौन कौन सा गुण है? तो पहला गुण कहता है कि मटर के पौधों में विपर्यासी बच्चों विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब वही जो आसानी से दिखने वाला, जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आसानी से दिखने वाला कैरेक्टर हासिल हो गया वो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है इनका जीवन काल बड़ा छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लाइफ स्पेन। क्या होता है? लाइफ स्पेन, जीवन अवधि कितना? 3 से 4 महीने का जीवन अवधि उसका लाइफ स्पेन होता है। 3 से 4 महीने। आज अगर मटर का सीड्स को अगर जमीन के अंदर में लगाए तो 3 महीना बाद क्या होता है, उसमें फल वगैरह आ जाएगा, वो सूख भी जाएगा, लाइफ स्पेन ही उसका होता है, वो दाना वगैरह सब आ जाएगा वो, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है सामान्यतः बच्चों स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागन भी कराया जा सकता है। देखिए अब आप लोगों को याद होगा, सामान्यतः इसके अंदर बच्चों स्वपरागन होता है, याद रखना, क्योंकि मटर के पौधा नर और मादा जनन अंग
आप लोगों को मालूम होगा ना कि मैं बताया था ना पॉलिनेशन में, परागन में, कि जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाता है उसी को बोलते हैं परागन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एक तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागन, मतलब बंद रहता है ना उसका फ्लावर, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर ये भी था कि स्वपरागन तो समानता उसके अंदर होता ही है, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी तो हम लोग करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा के हम लोग कराएंगे। वो कैसे? सिंपल तरीका से बच्चों हम लोग देखेंगे कि फ्लावर को हम लोग खोल के उसके एंथर को दूसरे स्टिग्मा के ऊपर रखेंगे, पॉलन ग्रेन को दूसरे स्टिग्मा पे खुद से हम लोग रखेंगे, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो कहता है कि समानता स्वपरागन होता है, उसको स्वपरागन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन तो इसके अंदर होता है, लेकिन यार परंतु क्या करें, लेकिन कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम तरीके से बच्चों परागन भी कराया जा सकता है। देखिए फिर यहाँ पे गलत लिखा है, एक्चुअल में सब मिसप्रिंट, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये परागकण नहीं होगा, यहाँ पे परागन होगा। क्या होगा बच्चों? परागन, मतलब पॉलिनेशन प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो परागन भी कराया जा सकता है बच्चों आर्टिफिशियली। मैं क्या बताया था? कुछ नहीं है, फॉरसेप लीजिए, चिमटा लीजिए और फॉरसेप से बच्चों उसके एंथर को प्लग कर लीजिए, तोड़ लीजिए और दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाकर रख दीजिए, हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। मेरी मर्जी है, अगर मेरा ख्वाहिश है कि जो टॉल प्लांट, जो बड़ा सा लंबा सा पौधा है, उसके फूल का पॉलन ग्रेन निकाल कर और जो ड्वार्फ प्लांट का जो फूल है उसके स्टिग्मा पर रख देंगे, उसका पॉलन ग्रेन निकाल कर इसके स्टिग्मा पर हम रख देंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशंस। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि एक ही पीढ़ी में अनेक बीज हासिल होता है बच्चों, जाहिर सी बात है, एक जनरेशन में हम लोग मेनी सीड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और होता भी है। एक मटर का दाना लगाइए, उससे जो प्लांट होगा, अब प्लांट में बहुत सारे फ्लावर आएंगे और बहुत सारे पोड होंगे। अब आपको पता है कि एक पोड में 5-6 दाना निकलता है बच्चों, इससे भी ज्यादा निकलता है। तो एक पोड में इतने सारे दाने, तो इतने सारे मतलब हजारों की संख्या में हम लोग दाना को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग इस सवाल का जवाब। अगर सवाल ये आता है कि मेंडल्स अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधे का चयन क्यों किया था, व्हाई मेंडल्स चूज द गार्डन पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, दिस इज द आंसर। These all are the features, these all are the characteristics on the basis of Mendels perform their experiment। तो ये बातें हो गई। चलिए अब आगे क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। वही बातें जो अभी थोड़ा देर पहले बच्चों में लिखा हुआ था। मेंडल्स द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के साथ जो उसका जो विपर्यास, जो विशेषताएं थी, कौन कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स था, सबको एक जगह लिख दिया हुआ है। क्या है बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, तने की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट्स, क्या बोलेंगे इसको, हाइट ऑफ द प्लांट, कौन कौन, टॉल है कि ड्वार्फ है। इसके बाद फूल का रंग कैसा है, बैगनी है कि सफेद है, मतलब कलर ऑफ फ्लावर वायलेट है या व्हाइट है। तीसरा कैरेक्टर फूल की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर, अक्षीय है या सत्य है। इसके बाद बच्चों क्या है, फिर यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, फली का आकार जो होता है, इसके पहले भी मैं हालांकि सब हम लोग डिस्कस किए थे। अभी जो सब वहां पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था ना, पोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, येलो है कि ग्रीन है, सब फ्लावर का भी कलर वगैरह सब दिया हुआ था। इसके बाद फिर है फली का आकार कैसा है, फूला हुआ है कि सिकुड़ा हुआ है, मतलब फुल्ली है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है उसका पोड का शेप। फली का रंग कैसा है, मतलब पोड का रंग कैसा है, ग्रीन है कि येलो है। बीज का आकार कैसा है, शेप ऑफ सीड कैसा है, गोल है कि मुरझाया हुआ है, झुर्रीदार जिसको हम लोग बोलते हैं। बीज का रंग कैसा है, कलर ऑफ सीड्स कैसा है उसका, पीला है कि हरा है। तो यही ना 7 कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसके बारे में अभी मैं लिख के बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब वह है बच्चों मेंडल्स ने देखिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड मतलब क्या था, एकल संकर। तो किस तरीके से, अब ये नेक्स्ट वीडियो में बच्चों होगा, ये क्रॉस कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से बच्चों हम लोग उसको कैपिटल को टॉल प्लांट को हम लोग ड्वार्फ प्लांट के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं क्रॉस कराकर। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। आज के लिए इतना ही। और हाँ बच्चों, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिए ताकि व्यू भी बढ़े और अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। और कमेंट्स में आप लोग कुछ कमी बेसी अगर हो तो जरूर बताया कीजिए कि सर ये चीज बता दीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।